नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां राजनीति और बाहुबल का रिश्ता कोई नई बात नहीं है। यहां नेताओं की पहचान सिर्फ उनके भाषणों से नहीं होती, बल्कि उनके काफिले से, उनके समर्थकों की भीड़ से, उनकी दबंगी छवि से और कई बार तो उनके हथियारों से भी जुड़ी हुई रहती हैं। लेकिन अब इसी गन कल्चर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसने पूरे सिस्टम में हलचल मचा करके रख दी। हाई कोर्ट ने सीधे पूछा कि आखिर जिन लोगों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी पहचान बाहुबली के तौर पर होती रही है, उन्हें हथियार रखने का लाइसेंस आखिर किस आधार पर दिया गया है? और सिर्फ लाइसेंस ही नहीं, उन्हें सरकारी सुरक्षा भी कैसे मिली हुई है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस सख्ती के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था तीनों पर बड़े सवाल उठने लगे, क्योंकि कोर्ट ने जिन नामों का रिकॉर्ड मांगा है वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। इस पूरे लिस्ट में जिनका नाम शुमार है वो मैं आपको बताता हूं। बृजभूषण शरण सिंह, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह समेत कई चर्चित चेहरे इस लिस्ट में शामिल हैं। कोर्ट ने सरकार से इन सभी लोगों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। कितने मुकदमे दर्ज हैं इनके ऊपर, कौन कौन से मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, लाइसेंस कब जारी हुआ था इनको हथियारों का, और उन्हें किस आधार पर सरकारी सुरक्षा दी गई है। अब यह सब जानकारी कोर्ट के सामने रखनी होगी। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत एक याचिका से हुई। संत कबीर नगर के रहने वाले जयशंकर नाम के व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि प्रदेश में हथियारों के लाइसेंस देने और उनके रिन्यूअल में नियमों की अनदेखी हो रही है। कई ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि पहले से रही है। और इतना ही नहीं, ऐसे लोग खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, डोलते रहते हैं गन्स को लेकर के, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं, वीडियोस बनाते हैं, रील्स शेयर करते हैं, और इससे समाज में डर और गन कल्चर दोनों बढ़ रहा है। जब यह मामला जस्टिस विनोद दिवाकर की अदालत में पहुंचा, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि सुनवाई इतनी बड़ी बहस में बदल जाएगी। कोर्ट ने जब सरकार से आंकड़े मांगे और सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया, तो आंकड़े देखकर खुद कोर्ट भी चौंक गया। सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस समय 10,08,953 लाइसेंस, गन लाइसेंस जो है उसके धारक बैठे हुए हैं। 10 लाख लोगों के पास हथियार हैं। यानी राज्य में 10 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास कानूनी तौर पर हथियार रखने की अनुमति है। लेकिन सबसे बड़ा झटका देने वाला आंकड़ा यह था कि इनमें से 6,062 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ 2 या उससे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब यही वो संख्या है जिसने कोर्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं तो उसे हथियार रखने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? क्या लाइसेंस देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन ठीक से हो रहा है? क्या प्रशासन यह जानता है कि लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति समाज के लिए खतरा भी बन सकता है? और अगर जांच होती है तो फिर हजारों ऐसे लोगों के पास हथियार कैसे पहुंच गए जिनका नाम पहले से आपराधिक मामलों में दर्ज रहा है? यही से मामला और गंभीर होता चला गया। हाई कोर्ट ने सिर्फ आंकड़ों पर संतोष नहीं जताया, बल्कि अलग से 19 चर्चित नामों का पूरा रिकॉर्ड तलब कर दिया। उन्होंने कहा, इन सारे नामों के बारे में मुझे बताओ कि इनके पास हथियार कब से हैं, कौन कौन से केसेस दर्ज। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की पहचान बाहुबली, दबंग या अपराधियों से जुड़ी रही है, उनका रिकॉर्ड भी कोर्ट के सामने रखा जाए। इसके बाद जिन नामों की सूची बनी, उसने पूरे यूपी की राजनीति में हलचल मचा करके रख दी। इस सूची में नाम है बृजभूषण शरण सिंह का, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, अब्बास अंसारी, खान मुबारक और ऐसे कई चर्चित बाहुबली शामिल हैं इस लिस्ट में। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों के सही पते, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे, शस्त्र लाइसेंस की डिटेल्स और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी कोर्ट के सामने पेश की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में हथियारों का लाइसेंस सिर्फ सुरक्षा के लिए लिया जाता है, या फिर यह ताकत और दबदबे का प्रतीक बन चुका है इन लोगों के लिए? अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास देखें तो यहां हथियार और बाहुबली संस्कृति का पुराना रिश्ता रहा है। खासकर अगर आप पूर्वांचल के इलाके में जाते हैं और कुछ पश्चिमी जिलों में, तो ऐसे कई नेता
आपको दिखेंगे जिनकी राजनीतिक पहचान उनके प्रभाव और दबंग छवि से बनी हुई है। चुनावी रैलियों में हथियारबंद समर्थक, लंबा लंबा काफिला और खुलेआम शक्ति प्रदर्शन बंदूकों के साथ, यह सब लंबे समय तक यूपी की राजनीति का हिस्सा रहा। हालांकि समय के साथ कानून सख्त हुए, लेकिन गन कल्चर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया। आज भी सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिनमें लोग लाइसेंसी हथियारों के साथ रील बनाते हुए दिखते हैं। शादी ब्याह में खुलेआम फायरिंग चल रही होती है, जुलूसों में हथियार का प्रदर्शन हो रहा होता है, नेताओं के समर्थकों द्वारा खुलेआम बंदूकें लहराना, यह सब लगातार देखने को मिलता है। इसी मुद्दे पर हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि आखिर लाइसेंसी हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन क्यों हो रहा है। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो डालने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? क्या पुलिस सिर्फ लाइसेंस जारी करके अपना काम खत्म मान लेती है, या फिर यह भी देखती है कि हथियार का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है? कोर्ट की चिंता सिर्फ कानून तक सीमित नहीं होती है, बल्कि समाज पर पड़ने वाले असर को भी लेकर के होना चाहिए। क्योंकि जब अपराधी छवि वाले लोग खुलेआम हथियारों को लेकर के, बंदूकों को लेकर के घूमते हैं, तो समाज में डर का माहौल बनता है। युवाओं के बीच गलत संदेश जाता है कि हथियार रखना ताकत और स्टेटस की निशानी हो गई है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने अब इस पूरे सिस्टम की गहराई से जांच शुरू कर दी। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सरकार की तरफ से जो हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया गया, उसमें कुछ चर्चित बाहुबलियों के नाम नहीं थे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ ऐसे लोगों का रिकॉर्ड जानबूझ करके छुपाया गया जिनकी पहचान लंबे समय से बाहुबली के तौर पर रही है, तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसके बाद कोर्ट ने खुद 19 लोगों की सूची तैयार कर उनका रिकॉर्ड ही तलब कर दिया। अब इस मामले का दूसरा सबसे बड़ा पहलू सरकारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने पूछा कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें सरकारी सुरक्षा आखिर किस आधार पर दी गई है? अब अगर आप खुद क्रिमिनल हैं और उसके बाद सिक्योरिटी भी आप ही लेके घूमेंगे, तो इसका कोई सेंस तो बनता नहीं है। क्या सरकार खतरे के आधार पर सुरक्षा देती है, या राजनीतिक प्रभाव भी इसमें भूमिका निभा रहा है? और अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से लाइसेंसी हथियार है, निजी सुरक्षा है और समर्थकों की लंबी फौज है, तो फिर सरकारी सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी में कई ऐसे नेता और बाहुबली रहे हैं जिन्हें लंबे समय तक सरकारी सुरक्षा मिली है, जबकि उनके खिलाफ लंबी सूची में गंभीर मामले दर्ज थे। कोर्ट अब यह समझना चाहता है कि क्या सुरक्षा और हथियार दोनों साथ होने से कानून व्यवस्था पर असर पड़ पा रहा है या फिर नहीं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी देकर लाइसेंस हासिल किया है, गन लाइसेंस हासिल किया है, या उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले होने के बावजूद नियमों को नजरअंदाज किया गया, तो प्रशासन उसके लाइसेंस को रद्द कर सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं होती है, इतना सिंपल नहीं है यह प्रोसेस। हर मामले की अलग से जांच करनी पड़ती है और अंतिम फैसला प्रशासन और कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है। लेकिन हाई कोर्ट की सख्ती के बाद अब यह बहस बहुत ज्यादा तेज हो गई कि क्या उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर गन लाइसेंस की समीक्षा होगी, क्योंकि आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा लाइसेंस, 6000 से ज्यादा ऐसे लोग जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, 20,000 से ज्यादा परिवार जिनके पास एक से ज्यादा हथियारों के लाइसेंस हैं। यह सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में हथियारों की पहुंच कितनी बड़ी है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या हथियारों का लाइसेंस जरूरत से ज्यादा आसानी से मिलने लगा है? क्या राजनीतिक दबाव, रसूख और पहुंच के आधार पर भी लाइसेंस जारी हो जा रहे हैं? क्योंकि आम आदमी को लाइसेंस लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है अगर आप कोई बंदूक लेना चाहें। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रभाव है, प्रभावशाली लोगों के पास एक नहीं बल्कि वो कई हथियार लेकर के पहुंच जा रहे हैं लाइसेंस लेने के लिए। सोशल मीडिया के दौर में ये गन कल्चर और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। आजकल कई युवा हथियारों के साथ फोटो खिंचवा करके उसे स्टेटस सिंबल की तरह पेश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स पे, फेसबुक पोस्ट पे और यूट्यूब वीडियो में हथियार दिखाना तो मानिए एक ट्रेंड ही बन चुका है। पुलिस कई बार कार्रवाई भी करती है, लेकिन इसके बावजूद यह सिलसिला रुक ही नहीं पा रहा। हाईकोर्ट की टिप्पणी को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पहली बार कोर्ट ने इतने बड़े स्तर पर बाहुबलियों और लाइसेंसी हथियारों के संबंध को सीधे सवालों के घेरे में खड़ा किया। राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले को लेकर के चर्चा तेज हो गई है।
विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसे लोगों को लाइसेंस और सुरक्षा क्यों दी गई जिनके खिलाफ गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि हर लाइसेंस कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी की जाती है और कोर्ट को पूरा जवाब समन किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या उत्तर प्रदेश सच में गन कल्चर से बाहर निकल पाया है? क्योंकि सरकारें बदलती रही, कानून बदलते रहे, लेकिन दबंगई और हथियारों का प्रदर्शन कभी भी खत्म नहीं हो पाया। गांवों से लेकर के शहरों तक, चुनावी रैलियों से लेकर के सोशल मीडिया तक हथियारों का आकर्षण अभी भी देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह सख्ती आने वाले दिनों में और बड़ा असर डाल सकती है। संभव है कि हजारों लाइसेंसों को दोबारा से जांच किया जाएगा, कई मामलों में कार्रवाई भी होनी निश्चित है और नियमों को और सख्त भी किया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ लाइसेंस रद्द करने से गन कल्चर खत्म हो जाएगा या इसके लिए समाज और राजनीति दोनों को बदलना पड़ेगा। फिलहाल इतना जरूर तय है कि हाईकोर्ट ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिस पर अब सरकार, प्रशासन, पुलिस और पॉलिटिक्स सभी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मामला सिर्फ हथियारों का नहीं है बल्कि उस मानसिकता का भी है, उस सोच का भी है जहां बंदूक को ताकत, रुतबा और डर पैदा करने का जरिया समझा जाने लगा है। और शायद यही वजह है कि अब अदालत ने साफ संदेश दे दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा बाहुबली हो, नेता हो या फिर रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ये बाहुबली अपने हथियारों को छोड़ते हैं या फिर हथियारों के प्रदर्शन को छोड़ते हैं। यह सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा। आप क्या कहते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।